नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इससे पहले हमने हिमांक में अवनमन के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ा था। अब हिमांक में अवनमन क्या होता है? जब कोई पदार्थ जो है अपने निश्चित ताप पर जो बर्फ बनने की जो क्षमता होती है, ठोस बनने की जो क्षमता होती है, उससे भी कम टेम्परेचर पर जब वो बर्फ ना बने तब हम उसे क्या बोलते हैं? हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसके बारे में हमने कल बहुत ही विस्तार से पढ़ा था। आइए इसके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। जैसे बर्फीले क्षेत्रों में ध्यान दीजिएगा, बर्फीले क्षेत्रों में जब बर्फ गिरती है तो रोड में बर्फ जाम हो जाता है। क्या ऐसा कोई माध्यम है या ऐसा कोई कारण है जिसके माध्यम से जो रोड में बर्फ जमा है उसको हटाया जा सके? अगर बर्फ को हटाते रहेंगे तो हमको तो बहुत मेहनत लगेगा। तो क्या करेंगे? ऐसा किया जाए कि उस रोड में ऐसे चीज को छिड़काव कर दिया जाए, ऐसे चीज को छिड़क दिया जाए जिससे वो हिमांक में क्या कर दे? कमी कर दे, हिमांक में अवनमन कर दे। कहने मतलब पानी जो है जिस टेम्परेचर पर बर्फ बन रहा था उस टेम्परेचर पर बर्फ ना बने, है ना, क्योंकि रोड में पूरा बर्फ बन गया है। तो उसके लिए क्या करते हैं? जहां पे अधिक पानी गिरता है, जहां पे अधिक बर्फ जमते हैं, वहां पर क्या करते हैं? नमक का छिड़काव कर देते हैं। नमक क्या कर देता है? उनके जो हिमांक है उनमें क्या कर देता है? कमी कर देता है। मतलब पानी जो है जो 0 सेंटीग्रेड पर बर्फ बन जा रहा था अब वो उससे कहीं नीचे जाकर बर्फ बनेगा। तो चूंकि उसमें नमक का छिड़काव कर दिया गया है तो हिमांक में अवनमन हो गया है, तो क्या करता है? वो बर्फ बनने से रुक जाता है और हमारे रोड क्या हो जाते हैं? साफ हो जाते हैं। इसी प्रकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है जो हर प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गाड़ी का रेडिएटर, ध्यान दीजिएगा, गाड़ी का जो रेडिएटर है 0 अंश से कम सेंटीग्रेड पर भी नहीं फटता। क्यों नहीं फटता? कारण यह है कि उसमें जो पानी डाला जाता है, ध्यान दीजिएगा, गाड़ी के रेडिएटरों में पानी भरा जाता है और रेडिएटर का जो टेम्परेचर होता है वो 0 अंश से कम होता है, तो उसको तो फटना चाहिए ना। क्यों फटेगा? जैसे ही पानी क्या बनेगा? बर्फ। और बर्फ क्या करता है? ज्यादा जगह घेरता है, उनका जो आयतन होता है वो बड़ा ज्यादा होता है ना, क्योंकि उनका घनत्व, उनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो उनको फट जाना चाहिए। लेकिन नहीं फटता गाड़ी का रेडिएटर। क्यों नहीं फटता रेडिएटर जो है? क्योंकि उसमें एक ऐसा पदार्थ मिला दिया जाता है जिससे जो है पानी जो है कम टेम्परेचर पर भी, मतलब 0 अंश से कम टेम्परेचर पर भी क्या नहीं बनता? बर्फ नहीं बनता। तो उसमें क्या मिलाते हैं? ऐसी चीज, ऐसी कौन सी चीज है जिसको उसमें मिलाने से पानी जो है बर्फ नहीं बनता कम टेम्परेचर पर भी? तो आइए उसी के बारे में पढ़ते हैं। उसको बोलते हैं हिमरोधी, मतलब एंटी फ्रीज। ये एंटी फ्रीज क्या होता है आपको बता दिया गया। ऐसे पदार्थ जिसको विलयन में मिलाने से उनके हिमांक में क्या हो जाए? कमी हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? एंटी फ्रीज बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है? इसके लिए हम मिलाते हैं उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, ये जो एथिलीन ग्लाइकॉल होता है इसको मिलाने से पानी जो है 0 सेंटीग्रेड पर भी बर्फ नहीं बनता है। इसका फार्मूला अक्सर पूछा जाता है, तो ये तो आईएमपी क्वेश्चन है ही कि एंटी फ्रीज क्या है करके पूछा जाता है, और रेडिएटर वाला तो प्रश्न पूछा ही जाता है। इनके सूत्र होते हैं CH2OH CH2OH। तो ये एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र है जिसको आप लोग याद रख लीजिएगा। तो आपको समझ तो आ गया होगा कि गाड़ी के रेडिएटर जो है क्यों नहीं फटते हैं, क्योंकि उसमें क्या मिला दिया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल मिला दिया जाता है, जिससे उनका जो बर्फ बनने की जो क्या होता है? टेम्परेचर होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रीजिंग पॉइंट, वो क्या हो जाता है? और कम हो जाता है, जिस कारण से गाड़ी का जो रेडिएटर है वो फटने से बच जाता है। आइए आज हम कुछ नए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। जी हाँ, परासरण। आपको बड़ा सरल लग रहा होगा, लेकिन चूंकि हम परासरण के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हम कुछ हटके चर्चा करेंगे। परासरण के बारे में तो सभी जानते हैं। परासरण किसे बोलते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के जो अणु है वो क्या करें? कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर जब गति करता है तब उसको हम क्या बोलते हैं? परासरण। सिंपल सी बात है। लेकिन हम इनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, हम तो इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इनसे कुछ हटके चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं ये परासरण होता क्या है। जी हाँ, परासरण मतलब ऑस्मोसिस जिसको बोलते हैं, ये विलायक और विलयन के बीच संबंध दर्शाता है। कैसे दर्शाता है? जब विलायक के अणु, ध्यान दीजिएगा, परिभाषा बोलते समय आपको बहुत सावधानी बरतना है। विलायक के जो अणु होते हैं, विलय के कण को नहीं बोला जाता है, विलायक के अणु जो है अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके, है ना,
किस सांद्रण से कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर जाता है ना। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, परासरण। आप लोगों ने सुना होगा। और यदि आपको याद ना है, अक्सर बच्चे इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि विलायक के जो अणु है वो कम सांद्रण से अधिक की ओर जाता है कि अधिक से कम की ओर जाता है। कोई दिक्कत नहीं है और आपको इसको रटने की भी आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा ट्रिक याद करिएगा, एक छोटा सा उदाहरण याद रखिए, फिर आपको समझ आ जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, एक किशमिश लीजिएगा, किशमिश है ना। किशमिश को कप के पानी में डालना है, 1 कप पानी में डालना है, नॉर्मल पानी में। अब आपको पता है कि कप का पानी को पीजिए और किशमिश को खाइए, कौन ज्यादा स्वादिष्ट है, मतलब किनका सांद्रण अधिक है। सिंपल सी बात है, किशमिश का सांद्रण अधिक है ना, क्योंकि किशमिश मीठा लगेगा आपको और पानी का स्वाद तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब समझ तो आ गया कि किशमिश का सांद्रण अधिक है। अब किशमिश को जब हम कप में डुबोते हैं तो कुछ देर बाद देखते हैं कि किशमिश क्या हो जाता है, फूल जाता है ना। इसका मतलब यह है कि पानी जो है किशमिश के अंदर घुसा होगा, है ना। तो समझ तो आ गया होगा, क्योंकि सांद्रण जो है किसका अधिक था, किशमिश का, और पानी का सांद्रण कम था। और हमको पता है कि किशमिश फूल गया, मतलब पानी जो है किशमिश में अंदर प्रवेश किया होगा। कहने का मतलब यह है, हमको समझ आ गया, रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ा ना कि किस सांद्रण से, क्योंकि पानी का सांद्रण कम है। अर्थात जब विलायक के जो अणु हैं कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर प्रवेश करता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। याद रखिएगा, परासरण की प्रक्रिया के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना बहुत ही आवश्यक है। इसका मतलब अब अर्धपारगम्य झिल्ली होता क्या है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली भी 2 प्रकार के होंगे, एक प्राकृतिक और जिसको एक क्या होगा, कृत्रिम। और आजकल तो आप लोग को पता है कि कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली का बहुत आयत में उपयोग होता है, क्योंकि हम जब प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे तो हमको कृत्रिम चाहिए, कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होगी। तो क्या आप कोई ऐसे कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली होता क्या है। इसके लिए क्या करते हैं, एक तार की बहुत बारीक छिद्र वाली जाली लेते हैं, है ना, और उस जाली में क्या करते हैं, एक प्रकार का जेली का निर्माण करते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, जब हम कॉपर सल्फेट, है ना, और पोटेशियम फेरोसाइनाइड को मिलाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एक मिश्रण मिलता है, एक जेली मिलता है, जो उस तार की जो जाली है उसमें क्या हो जाता है, भर जाता है। अब इसका हम किस रूप में उपयोग कर सकते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। आइए देखते हैं, ये है आपका कॉपर सल्फेट, ठीक है। इनको क्रिया कराते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ। अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, हो सकता है आपको नाम कठिन लगे, लेकिन ये बहुत ही सरल है। ये भी आपको समझ ना आए, मान लीजिए इसका नाम आपको कठिन लग सकता है, तो ये आपके 12वीं क्लास में उपसंयोजी नामक एक पाठ है जिसमें इसके बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही सरल होता है। अभी आपको लिगेंड है, केंद्रीय धातु परमाणु है, इनके बारे में कुछ पता नहीं है तो आपको थोड़ा कठिन लग सकता है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। अभी हमको केवल इतना जानना है कि ये क्या है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है और ये कॉपर सल्फेट है। ये दोनों मिला के क्या बनाता है, एक जेली का निर्माण करता है। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर कॉपर आ जाएगा और यहाँ पर FeCN6 मतलब कॉपर फेरोसाइनाइड। चूंकि कॉपर यहाँ पे कितने बार था, देखो 2 बार था और वहां पर भी 1 ही बार आया है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 लिखने से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये पोटेशियम कितने बार आया है, 4 बार, और ये सल्फेट कितने बार आया था, यहाँ पूरा टोटल 2 बार। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है K2SO4 और सामने में 2। ऐसा करने से ये कंप्लीट हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। अब ये जो बना है यही हमारा क्या होता है, यही जो होता है कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है। और यही हमारा क्या है, ये जो है कृत्रिम, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, ठीक है ना। इसको याद रख लीजिएगा, यही हमारा कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली है और ये बहुत ही उपयोगी है। तो इसलिए इनको आप याद रखिएगा। कॉपर फेरोसाइनाइड जो है कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में प्रयोगशाला में उपयोग होता है। दोस्तों आइए अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, परासरण दाब। क्योंकि हम परासरण को तो जानते हैं, लेकिन परासरण दाब होता क्या है, क्योंकि इनको जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए परासरण दाब किसे कहते हैं, एक प्रैक्टिकल के माध्यम से जानते हैं जो आपको बहुत ही आसानी से। इसके लिए हमें एक पात्र की आवश्यकता होगी। तो आइए हम एक पात्र बना लेते हैं, बहुत ही आसानी से आपको समझ आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बहुत ही सरल है ये इस प्रकार मान लीजिए हमारे पास कोई पात्र है जिसके 2 मुंह है ना, आपको 2 मुहा पात्र लेना है। इस प्रकार के 2 मुहा पात्र ले लीजिएगा, है ना, यहाँ पे 2 मुहा पात्र रहेगा ये। अब यहां पर बीच से इनको
अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या करना है, एक साइड हमको क्या करना है, विलायक भरना है ना, या जल कहा जाए, ये हो गया। और एक साइड हमें क्या भरना है, एक साइड भरना होगा विलयन। ठीक है, इस प्रकार आप लोग एक साइड क्या भर लेंगे, विलयन भर लेंगे। अब ये तो पता है कि विलयन है और एक साइड क्या है, विलायक है। विलायक का मतलब केवल जल कह सकते हैं। अब बताओ विलयन और विलायक में, ये सॉल्यूशन बोलते हैं ना, इसको वाटर बोल सकते हैं, W। ठीक है, तो ये क्या है, विलयन है, मतलब इसमें कोई विलेय पदार्थ मिला है। इसका मतलब ये है कि इसका सांद्रण इनके सांद्रण से अधिक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पात्र नहीं रखा है, ये कोई बंद नहीं है, ये खुला है। इनको अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया गया है, ध्यान दीजिएगा। अब यदि इनको अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया गया है, यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया गया है। पिस्टन समझते हो ना, पिस्टन होता है एक प्रकार का प्रेशर करने के लिए, जो इसमें ऊपर नीचे सरकेगा, इसमें भी पिस्टन लगा दिया गया है। ठीक है, ये इस प्रकार का पिस्टन है जिसके द्वारा प्रेशर किया जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये पिस्टन ऊपर नीचे से रखता है, ये भी ऊपर नीचे से रखता है। अब हमको पता है कि इसमें क्या रखा गया है, जल रखा गया है, और इसमें क्या रखा गया है, विलयन रखा गया है। अब परासरण की क्रिया क्या किसे कहते हैं, जो निम्न सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर गति करता है। कौन गति करता है, विलायक के जो अणु होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सावधानी पूर्वक सुनिएगा, विलायक के जो अणु होते हैं, कण नहीं बोलना है, विलायक के जो अणु है वो कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर आता है। अब ध्यान दो, ये जल है और ये विलयन है, तो इनका सांद्रण कम है, इसका मतलब इसके जो अणु हैं इधर आना चाहेगा। समझ आ रहा है, जल के जो अणु हैं उनके सांद्रण कम है, जिस कारण से वो इधर आएगा। ये घटना कौन सा कहलाएगा, परासरण कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रखा हुआ ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, यही। ठीक है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसके माध्यम से वो इधर आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, यदि ये इधर आएगा तो इसका तल बढ़ेगा, निश्चित रूप से इनका तल बढ़ेगा, क्योंकि इनके जो विलायक के जो अणु इधर आ रहा है। तो ये पिस्टन क्या करेगा जी, पिस्टन जो है ऊपर सरकेगा, मतलब यहाँ पे जल की मात्रा बढ़ेगा तो ये ऊपर सरकेगा। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग करके तो बहुत सारे जादू के ट्रिक सिखाए जाते हैं। फिक्र मत कीजिए, मैं आपको भी एक जादू का, बहुत सारे जादू का ट्रिक मुझे आता है, जो आपको मैं YouTube के माध्यम से सिखाऊंगा। तो ये देखिए, इसमें क्या होगा, जल जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा तो पिस्टन क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो हमको समझ आ गया है कि यहाँ पर परासरण की क्रिया हो रही है। अब ध्यान दो, ये जो विलायक के जो अणु इधर आ रहा है और पिस्टन जैसे ही ऊपर बढ़ना चाह रहा है, तो हमको पिस्टन को ऊपर बढ़ने नहीं देना है। तो क्या करना है, इस पिस्टन को क्या करना है, दबाना है, जिससे परासरण की क्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही परासरण की क्रिया होना प्रारंभ होता है, वैसे ही हमको पिस्टन पर हल्का से दबाव डालना है, ज्यादा नहीं दबाव डालना है, क्योंकि ज्यादा दबाव करने से परासरण की क्रिया विपरीत दिशा में भी होती है। इनके बारे में मैं आगे बताऊंगा, उसको क्या बोलते हैं। तो आपको पिस्टन को इतना दबाना है कि परासरण की क्रिया क्या ना हो पाए। तो इस प्रकार जब हम क्या करते हैं, विलयन पर दबाव डालते हैं, जिससे परासरण की क्रिया जो है रुक जाती है, तो उस प्रकार की जो क्रिया होती है, उस प्रकार का जो दाब होता है, उसे हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। मतलब परासरण दाब क्या है, फिर परासरण दाब वह दाब है जो निम्न सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर विलायक के जो अणु हैं उनको जाने से क्या करता है, रोकता है। इसे ही क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब के बहुत सारे परिभाषा आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप परासरण दाब को परिभाषित कर सकते हैं। इसका मतलब यह भी है कि परासरण दाब को आप अपने अनुसार भी परिभाषित कर सकते हैं। जैसे अब देखो, यहां पर हम दाब किस पर डाल रहे थे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर आता है, तो क्या हमको दाब इधर डालना है, नहीं डालना है। आपको दाब किधर डालना है, जिनसे परासरण की क्रिया रुक जाए। आपको दाब इस पात्र पर डालना है ना, किस पर, विलयन वाले पात्र पर। अर्थात इस विलयन के आधार पर भी परिभाषित कर सकते हैं। कैसे, परासरण दाब वह दाब है जो विलयन में परासरण की क्रिया को होने से रोकने के लिए लगाया जाता है। इस प्रकार आप भी परासरण को बहुत ही आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा, परासरण दाब जो होता है उनको हमेशा किससे दर्शाया जाता है, पाई से दर्शाया जाता है। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा।
आइए अब हम परासरण के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। परासरण कितने, अब हम परासरण के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही सरल है। परासरण दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक होगा अंतःपरासरण, अंतःपरासरण ये हो गया, और एक होता है बाह्य परासरण। परासरण है, ठीक है, अंतःपरासरण और बाह्य परासरण। अब ये अंतःपरासरण क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा। अंतःपरासरण नाम से ही समझ आ रहा है और आपको इसको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बहुत सरल उदाहरण बताऊंगा अंतःपरासरण की, ठीक है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में एक किशमिश का टुकड़ा लीजिएगा, आपके घर में जो किशमिश होगा उसको लीजिएगा और एक कप पानी में डाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप देखते हो कुछ क्षण बाद या कुछ घंटों बाद हम देखते हैं कि जिस किशमिश को हमने पानी में डाला था, अब इतना तो याद है कि किशमिश का सांद्रण और पानी के सांद्रण में किसका सांद्रण अधिक है, कौन ज्यादा स्वादिष्ट है, ये तो पता है ना, किशमिश स्वादिष्ट है। इसका मतलब किशमिश का सांद्रण अधिक है और जल का सांद्रण क्या है, कम है। इसका मतलब तय है कि परासरण की क्रिया उसमें होगी, क्योंकि हमने पढ़ रखा है ना कि अंगूर के जो छिलके होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली के समान कार्य करता है। इसका मतलब यह है कि कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर विलायक के जो अणु हैं वो क्या करेंगे, गति करेंगे। अब बताओ कम सांद्रण किसका है, पानी का, क्योंकि हमने उसको पानी में डुबोया है ना। तो पानी के जो अणु है वो किशमिश में अंदर प्रवेश करेगा, करेगा ना। तो यदि करता है तो इसका मतलब यह है कि उसमें परासरण की क्रिया हो रही है। तो कौन सी क्रिया हो रही है, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। मतलब किशमिश जो सिकुड़ा हुआ था वो क्या हो जाएगा, थोड़ा से फूल जाएगा। तो हमने देखा कि विलायक के जो अणु है वो किशमिश में क्या हो गया, अंदर प्रवेश कर गया। तो ये इसमें जो परासरण की क्रिया हुई वो कौन सी परासरण है, अंतःपरासरण है। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, अंडा जो होता है ना, तो अंडे का जो बाहरी खोल होता है सफेद आवरण, उसको बाहर फेंक दीजिए और जो अंडा जो बचेगा सेप, उस अंडे को आप क्या करो, पानी में डुबो दो। इससे क्या होगा, अब ये भी समझ आ गया है कि अंडे के जो बचा हुआ है उसके अंदर में जो लिक्विड भरा हुआ है उनका जो सांद्रण है वो जल के सांद्रण से क्या है, फिर अधिक है। इसका मतलब ये है जो अंडे जिनको हमको छिलका को निकाल के पानी में डुबो दिए हैं वो भी थोड़ा देर बाद देखते हैं कि वो भी थोड़ा सा फूल जाता है, पहले की अपेक्षा फूल जाता है। इसका मतलब पानी जो है अंडे के अंदर प्रवेश किया। यहां पर भी कौन सा परासरण हो रहा है, अंतःपरासरण हो रहा है। तो ये हो गया आपका अंतःपरासरण। अंतःपरासरण के मैंने दो उदाहरण बताए जो बहुत ही सरल है, अंगूर वाला तो खासकर याद ही रहेगा आपको। दूसरा होता है बाह्य परासरण। अब बाह्य परासरण किसे कहेंगे, इसका मतलब यह है इस प्रक्रिया को जस्ट उल्टा किया जाए। अब उल्टा कैसे करेंगे, तो किशमिश लिए थे अब हम अंगूर ले लेते हैं जी, क्या दिक्कत है। और ऐसे अंगूर का सीजन चल रहा है, आप लोग अपने घर में तो अंगूर होगा ही, उसको जब मैं बता रहा हूं वैसे ही करना। आप क्या करना, एक कप लेना, एक कप में 1-2 दाने अंगूर के डाल देना नीचे में, फिर ऊपर में अंगूर को ढक जाए इतना शक्कर डाल देना, 3-4 चम्मच शक्कर डाल देना और ऊपर में 2-3 चम्मच पानी डाल देना। ज्यादा पानी नहीं डालना है, हल्का से डालना है ताकि शक्कर थोड़ा गीला हो जाए। उसके बाद उसको कुछ देर के लिए क्या कर देना, छोड़ देना। ऐसा करने से आपको समझ आएगा कि अब यहां पर बताओ शक्कर को खाओगे और अंगूर को खाओगे कौन ज्यादा मीठा लगेगा, शक्कर लगेगा ना। इसका मतलब यह है शक्कर में हमने पानी डाला है, एक प्रकार के हमने बहुत गाढ़ा चाशनी बनाया हुआ है। मतलब शक्कर का जो घोल है उनका जो सांद्रण है वो अधिक है अंगूर के सांद्रण से। इसका मतलब इस जगह अंगूर का जो सांद्रण है वो शक्कर के सांद्रण से क्या है, कम है। निश्चित रूप से अंगूर के अंदर जो विलायक के जो अणु हैं वो क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। तो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जो अंगूर गोल था, बड़ा सा था, वो थोड़ा देर बाद, अब थोड़ा देर बाद का मतलब आप सुबह कर दो शाम को देख लेना ना, क्या दिक्कत है। तो क्या करेंगे, थोड़ा देर बाद देखते हैं कि उस अंगूर जो फूला हुआ था वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, सेम किशमिश बन जाता है वो। याद रखिए पानी बहुत ज्यादा ही डालना है आपको, शक्कर थोड़ा से भींग जाए इतना ही डालना है। तो यहां पर क्या हुआ, अंगूर के अंदर जो विलायक के जो अणु थे वो क्या हो गए, बाहर निकल गए। तो यहां पर क्या हो रहा है, बाह्य परासरण हो रहा है। यही सेम प्रक्रिया अंडे में भी होता है। आप अंडे को लीजिए, उनके खोल को, बाहरी खोल को तोड़ दीजिए, फिर उसको डुबोना है। लेकिन यहां किसमें डुबोना है, आपको नमक के घोल लेने हैं, है ना, नमक के, वो भी संतृप्त घोल। अब संतृप्त किसे कहते हैं बताऊंगा नहीं, ये तो जानते हो, ठीक है। नमक के संतृप्त घोल तैयार कर लीजिए। उस घोल में वो अंडा है जिनके बाहरी खोल को निकाल लीजिए, फिर उसमें उसको क्या कर दीजिए, डुबा दीजिए। थोड़ा देर बाद अब फिर देखोगे, अब बताओ नमक को आपने संतृप्त विलयन बना रखा है, बहुत सांद्रण कर रखे हो आपने, उसको सांद्र विलयन बना रखे हो।
तो उस विलयन का और अंडे के अंदर जो लिक्विड है उनका दोनों में फिर किसका सांद्रण अधिक है, बताओ। अब नमक का घोल का सांद्रण अधिक है, इसका मतलब अंडे के अंदर जो लिक्विड पाया गया उनका सांद्रण कम है। तो अंडे के अंदर से विलायक के जो अणु हैं वो क्या होंगे, अंदर से बाहर निकलेगा। तो हम देखते हैं कि अंडा जो है इस परिस्थिति में क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इसका मतलब नमक के घोल में जब डालते हैं, संतृप्त नमक के घोल में, तो अंडा क्या होता है, सिकुड़ जाता है। इसका मतलब अंडे के अंदर जो लिक्विड था वो क्या हुआ है, बाहर निकला है। इससे हमको समझ आ गया कि इसमें कौन सा अपरासरण हुआ, बाह्य अपरासरण हुआ। तो इस प्रकार हमने अंतःपरासरण और बाह्य परासरण के बहुत ही सरल तरीके से उदाहरण बताया है। तो आपको बहुत आसानी से समझ आया होगा, बिल्कुल भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं सोचता हूं। तो दोस्तों, आपको यदि आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।